नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी एनालिसिस करते हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होती है उसका डिस्कशन मैं आपके साथ कर सकूं, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण है उसी टॉपिक की हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कॉन्क्रीट आर्गुमेंट की हम डिस्कशन करते हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट की मुलाकात ले सकते हैं। डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर के लिंक टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो यदि आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला ही टॉपिक है ई लर्निंग के ऊपर, जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक थियोरेटिकल व्यू दिया है ऑनलाइन लर्निंग अच्छा है नहीं है उसके बारे में। हालांकि इसके हमने काफी सारे जो पॉइंट है वो डिस्कस किए, फिर भी यहाँ पे जो पॉइंट आते हैं उसकी डिस्कशन में आपके साथ बारी बारी से कर लेता हूँ, तो समझ में आ जाएगा क्या बात यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऐसे, जैसे ट्रेडिशनल लर्निंग जिसको कहते हैं ऑफलाइन कोर्सेज, जहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो भी कोई टीचर्स होते हैं वो आपके सामने होते हैं और बोर्ड होता है, वहां पे टीचर आपको पढ़ाते हैं, फिजिकल टीचिंग। तो उस कंडीशन में भी आपने देखा होगा काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस सिस्टम को भी अच्छे से सीख नहीं पाते एजुकेशन में। और अभी जो चल रहा है ऑनलाइन, इसमें क्या रहेगा, जैसे एक लैपटॉप या मोबाइल रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन में, और उसमें अंदर इंटरनेट की सुविधा रहेगी, ताकि क्लास जो चल रही है, ठीक है, वो वहाँ पे आ सके। तो यहाँ पे क्या किया कहा जा रहा है कि जो बच्चे ऑफलाइन में मीन्स ट्रेडिशनल वे में भी सीखने में प्रॉब्लम, तो वो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से क्या सीखेंगे। ठीक है, उनको सीखने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ और कैसा होगा, तो इसी बारे में डिस्कस किया गया है डिटेल में। दूसरी इंफॉर्मेशन, जो एनसीईआरटी है और सीबीएसई बोर्ड के जो कोर्सेस है उसमें ऐसा भी है कि भाई जो बच्चे हैं जिन्होंने ये पढ़ा भी है, चलो ऑनलाइन, जैसे बताया जाता है कि भाई काफी सारे ऐसे एक्साइटिंग बच्चे रहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। लेकिन इसके अलावा बच्चों का क्या, एक तो इंडिया में ऑलरेडी जैसे डिवाइड है, ठीक है, काफी सारे इकोनॉमी को लेके, जॉब को लेके, तो ये एजुकेशन एक और डिवाइड क्रिएट क्रिएट करेगा, जिसे हमने डिजिटल डिवाइड करके पढ़ा है। दूसरा कि भाई ये सारे ऑनलाइन एजुकेशन है वो अफोर्ड करने के लिए आपके पास, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है, बच्चों के पास डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप होनी चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तब जाके डिजिटल क्लास हो सकती है। ठीक है, तो जो ऐसे फैमिली है जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते, ये उसके लिए डिवाइड क्रिएट करेगा। एक तो इंडिया में ऑलरेडी ज्यादातर काफी सारे डिवाइड है, और एक डिवाइड ये एजुकेशन का भी हो जाएगा, तो इसको फिर फिलअप करना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। दूसरी चीज है कि भाई मान लो ऐसे भी परिवार है कि भाई चलो उसके पास पैसे भी है, उनके पास डिवाइस भी है, ठीक है, लेकिन जो इसको यूज करना नहीं आता, और ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें जो कोर्सेस है उसको देखना नहीं आता, ठीक है, तो उसके लिए तो कोई मतलब नहीं। तो यही सारी बातें यहाँ पे डिटेल में बताई गई है ऑनलाइन एजुकेशन को लेके। राइटर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया के लिए सही नहीं है, या इंडिया इसके लिए अभी तैयार नहीं है। आपकी भी क्या राय है, आप भी मुझे बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास के थ्रू पढ़ रहे हैं, ये इफेक्टिव रहता है, इससे क्या सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, आप भी मुझे बताएगा तो पता चलेगा आप भी क्या सोचते हैं ऑनलाइन क्लास के बारे में। फिर से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है यूएन में परमानेंट सीट को लेके। तो अभी यूएन में जो 5 परमानेंट सीट है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो विनर थे, ठीक है,
उसी कंट्री के पास पावर है, ठीक है। इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्री है, ऑस्ट्रेलियन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसको पावर नहीं दिया गया है। और मैंने आपको G4 की बात की थी, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान, ऐसी कंट्री है जिसमें इंडिया की मैंने आपसे बात की थी कि भाई इंडिया की 135 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंडिया अपने खुद में एक बड़ा कंट्री है जो महासत्ता बन सकता है। तो ऐसी कंट्री को वहां पे परमानेंट मेंबर है, वहां पे स्थान नहीं दिया गया है। और जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है, उसको P5 बोलते हैं। जैसे G4 कंट्री है जिनको परमानेंट मेंबर बनना है, ऐसे जो 5 परमानेंट मेंबर है उनको P5 बोलते हैं। तो वो अपने हिसाब से जो सही उनको लगता है अपने देश के लिए, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए, अपने फायदे नुकसान के अनुसार, तो वही लोग वो डिसीजन लेते हैं। इससे यूएन की जो विश्वसनीयता है, ठीक है, वो बनी नहीं रहती। तो इसको देखा जा रहा है कि भाई अभी मेरा फायदा है तो मैं हाँ बोलूंगा, मेरा फायदा नहीं तो मैं ना बोलूंगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि भाई अभी जो डब्ल्यूएचओ ने जो कोरोना वायरस की पेंडेमिक महामारी की बात है, और दूसरे जो प्रॉब्लम है जो यूएन है वो अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि उसके जो परमानेंट मेंबर है उस सीट को बढ़ाना चाहिए। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि उन उन जो P5 कंट्री है, ठीक है, उन्होंने क्या किया भाई, परमानेंट मेंबर की सीट आप बढ़ा सकते हो, लेकिन वीटो पावर सिर्फ P5 के पास ही रहेगा। दूसरी आपको सीट बढ़ानी है तो नॉन परमानेंट मेंबर की बढ़ा दो, ठीक है, ताकि बाकी जो कंट्रियां है उसको भी प्रेजेंट यूएन में नॉन परमानेंट सीट मिले। तो उसी में बताया गया है कि भाई सीट बढ़नी चाहिए तो वो परमानेंट मेंबर वाली, वो भी वीटो पावर के साथ, उसमें भी जो मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। वोटिंग हो तो जो भी पक्ष में ज्यादा मत गिरे और उसमें मेजोरिटी हो तो उसको अप्रूव करना चाहिए उस हिसाब से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। फिर से एक टॉपिक चर्चा में आया है, वो है लैंग्वेज को लेके, ठीक है। ये आएगा जीएस पेपर 3 के अंदर, एनवायरमेंट इम्पैक्टमेंट असेसमेंट है उसके बारे में। तो इसके हमने काफी सारे बातें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हुई है, ठीक है। एनवायरमेंट इम्पैक्टमेंट असेसमेंट जो आया था, ठीक है, तो उसके बारे में जो जो भी बातें बताई गई थी उसकी मैंने आपके साथ डिस्कशन की है। तो फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो EIA नोटिफिकेशन आया, ठीक है, वो आया है इंग्लिश और हिंदी में। तभी डिमांड उठ रही थी कि भाई बाकी के जो स्टेट है, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का प्रावधान नहीं है, तो उन सभी स्टेट के जो लोग हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आप शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेज मेंशन है उस लैंग्वेज में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाओ। किसको बोला था? हाई कोर्ट ने बोला था गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई हम जो भी ड्राफ्ट हमने तैयार किया है उसका यदि हम सभी लैंग्वेज में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सबके मीनिंग चेंज हो जाएंगे, तो ये अपने लिए दिक्कत करेगा। इससे अच्छा है हम इंग्लिश और हिंदी में ही अवेलेबल करवाए। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि भाई आपने बनाया लोगों के लिए, ठीक है। अब लोग जब तक अपनी जो इंफॉर्मेशन वो जिस भाषा में जानते हैं उस भाषा में नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, तो कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए ए इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चलो ए इंफॉर्मेशन स्पेनिश में अवेलेबल है, आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, आपको जो भी अपनी लोकल लैंग्वेज है वो आती है, लेकिन स्पेनिश नहीं आती है, तो ये इन्फॉर्मेशन काम की क्या आपको, यदि आप द हिंदू है वो स्पेनिश में आ जाए, ठीक है। तो बताया यही जा रहा है कि भाई वहां पे सब लोग या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, तो आप उस लैंग्वेज में दो ताकि सब लोग पढ़ सके। तो यही चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। और इससे क्या कहा गया है कि भाई आप इंग्लिश और हिंदी में कोई भी इंफॉर्मेशन दोगे, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को उस लैंग्वेज में जितने लोग रीड कर सकेंगे वही देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन इंग्लिश और नॉन हिंदी स्पीकिंग जो पब्लिक है, सिटीजन है, ठीक है, इंडिया के, उनके लिए क्या, उनको क्या पता चलेगा एनवायरमेंट इम्पैक्ट में बारे में। तो उनको भी बताया गया है कि उनको भी पता चले, इसलिए आप क्या करो, ये जो इंफॉर्मेशन है वो आप अदर लैंग्वेज में भी अवेलेबल करवाओ। और दूसरा प्रावधान यहाँ पे दिया गया है,
कि भाई लैंग्वेज जो डिफरेंस लैंग्वेज है, ठीक है, उसके जो बोलने वाले लोग हैं, उसको यदि आप काउंटर नहीं कर पाओगे तो एक और बात हो जाएगी लैंग्वेज को डिवाइड, लैंग्विस्टिक डिवाइड का, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे बात हो रही है। दूसरी बोला गया है कि भाई जैसे आधार में आप लैंग्वेज का प्रेफरेंस रहता है लोकल एरिया के अनुसार, ठीक है, उसी प्रकार को आपको इंक्लूसिव लैंग्वेज लेके आना होगा कि जहाँ पे बहुभाषीय जो देश है इंडिया, ठीक है, 22 ऐसी लैंग्वेज है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली मान्यता मिली है शेड्यूल 8 में। इसके अलावा भी ऐसी काफी सारी लैंग्वेजेस है जो पूरे भारत में बोली जाती है। तो बोला गया है कि आप लैंग्वेज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके चलो, यूरोपियन यूनियन का भी एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड। तो ये आप जब कभी भी लैंग्वेज का कोई भी इशू आता है तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हिंदी को हम नेशनल भाषा घोषित क्यों नहीं कर सकते, उस चीज को आप याद रखो। दूसरा कि भाई आपके एरिया में लैंग्वेज को लेके क्या क्या बातें चलती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और सभी के जो मेन मेन पॉइंट है वो आपके पास रहने चाहिए, ताकि लैंग्वेज के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसको लिख सको। फिर आपने एक कल की न्यूज़ देखी होगी जहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो बिखर के ढेर हो गई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बताया गया है कि भाई जितने भी पुराने बिल्डिंग है जिनके स्ट्रक्चर अभी ठीक नहीं है या तो वो गिरने वाले, ठीक है, कोलेप्स होने वाले हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चरों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उससे पहले वो खुद गिर जाए उसको खाली करके उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इसी बारे में बताया गया है। हालांकि आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो जरा देख लीजिए क्या बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी सभी जगहों पे एप्लीकेबल तो है ही, यानी जो बिल्डिंग पुरानी है ताकि वो गिर ना जाए, हो सके बिल्डिंग पुरानी हो कोई रहता ना हो टूटने वाली हो तो, लेकिन अगल बगल में भी जो मलबा गिरेगा उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो यहाँ पे बताया गया है डिटेल। फिर इंफॉर्मेशन आई है कोरोना वायरस की जो असर है पूरे बॉडी में, तो उसके बारे में तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोरोना वायरस को लेके कोई ना कोई रिसर्च आती है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेनली जो बात बताई गई है वो बताई ये गई है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जिस भी पेशेंट को होता है उसके कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट पे, न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग और जो नर्व सिस्टम है उसके, साइकोलॉजिकल यानी मेंटली क्या क्या असर होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो वो देख लेते बारी बारी से, इसकी इन्फॉर्मेशन काफी सारी ऑलरेडी हमने कोरोना वायरस की देखी हुई है, ये भी इन्फॉर्मेशन देख लेते ताकि पता चल जाए। आपको एमबीबीएस के पास जितना नॉलेज हो इतना नहीं रखना है, लेकिन आपको मैं एकदम सिंपल तरीके से सारी चीजें बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा बोलना क्या चाहता है, ठीक है, कहना क्या चाहता है। तो जैसे एक चीज तो आपको पहले से पता होगी कि जिस भी इंसान को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है उसको पहले सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ठीक है, ये सब सिम्टम्स दिखने लगेंगे जो नॉर्मल फ्लू या कोल्ड में होते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद में मैंने आपसे डिस्कशन किया था ACE2 रिसेप्टर। ये ऐसा रिसेप्टर है जो बॉडी के सेल के ऊपर रहेगा जिसके ऊपर जो कोरोना वायरस है, ठीक है, उसके क्या हो जाएंगे, कोरोना वायरस है वो इसके ऊपर आके बाइंड हो जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से उसका जो ऊपर का टॉप का जो एक गोल सिरा रहता है, ठीक है, जिसे हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, वो सेल के ACE2 रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और उसके बाद ये सेल के अंदर चला जाएगा। फिर वहां पे उसको खा के वहां पे अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा और पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो ये मैंने पूरी आपको थियरी बताई थी, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हैं कि बॉडी में जहां जहां पे भी ACE2 रिसेप्टर है, ठीक है, वहां पे इसके द्वारा अटैचमेंट होता है और उस सेल को ब्रेकेज किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन सी जगह है, तो सबसे पहली है वो है अपना लंग्स, ठीक है। आपको पता होगा जिस भी लोगों ने अपना ब्रीथ किया है, ठीक है, सांस अंदर ली है, तो वो सबसे पहले जो वायरस है वो गया है लंग्स में, ठीक है, वहां पे वो इन्फेक्शन फैलाता है। उसके आगे बात की जा रही रेस्पिरेटरी के बाद, लंग्स के बाद न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग में जो भी कोई नर्व जाती है पूरे बॉडी में उसके बारे में, फिर हार्ट में कार्डियोवास्कुलर और हिपेटाइटिक लीवर में, ठीक है। ये GUT है यानी ये अपने जो खाने पीने वाला जो पूरा रेट है, ठीक है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो मेन चीज जहां जहां पे भी ACE2 रिसेप्टर है वहां वहां कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है।
कोर्टिकोस्टेरॉइड हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, काफी पोटेंट ड्रग होती है इसके इसके असर को कम किया जाए। अभी हार्ट में भी क्या होगा कि भाई हार्ट की जो भी मसल सेल्स रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो असर करता है, ठीक है, बाइंड हो जाता है, तो उसके जो सेल है वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, हार्ट रेट में चेंजेस आता है। उसके अलावा के जो हार्ट की जो चेस्ट का जो पार्ट होता है वहां पे पेन होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट में कभी भी कुछ हो तो आपने देखा होगा हार्ट अटैक के टाइम पे भी लोग छाती पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरी बताई गई है माइलिन स्ट्रेंथ, ये आएगा अपना न्यूरॉन में। तो आपको पता होगा, यदि मैं आपने काफी बार महसूस किया होगा कि आपके पैर में कोई भी पिन करे, ठीक है, या आपके हाथ में कोई जोर से मारे तो आपको दिमाग को पता चल जाता है मारा गया है हाथ में और पैर में। दिमाग को कैसे पता चलता है, वो पता चलता है नर्व के वजह से, ठीक है। नर्व फाइबर रहते हैं बॉडी में, ताकि आपके पूरे बॉडी में क्या हो रहा है वो वहां पे पता चल जाता है। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि इसकी जो माइलिन स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, इसको कवर करके रखती है, इसके ऊपर कोरोना वायरस बाइंड हो जाता है तो इसको डैमेज कर देता है। तो इससे जो नर्व ट्रांसफर होती है, ठीक है, हमारे दिमाग को जो पता चलता है वो पता चलना बंद हो जाता है। मेनली जो एक काम करता है बॉडी के टी सेल के जो माइलिन है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि भाई जिन जिन व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है उसके कौन कौन से सिस्टम पे इसका इम्पेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जिस पे लंग पे कार्य होगा, फिर न्यूरोलॉजिकल यानी पूरे दिमाग से लेके पूरी बॉडी तक जहाँ पे भी नर्व सिस्टम है वहाँ पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी ये अपने हार्ट वाला है, ठीक है, और बाकी भी बॉडी के पार्ट जहाँ पे असर पहुंचती है। काफी सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा शायद, इसका डिस्कशन भी मैंने आपसे किया था कि भाई कोरोना वायरस जैसा कोई बीमारी है नहीं, ये लोग सब क्या बोल रहे हैं, ये लोग सब अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है। ऐसे सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एक बार जाके आप उन लोगों को देख के आए जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है या जिनके परिवार में किसी को हो गया, ठीक है, तब आपको पता चलेगा इसका प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, कल हमने एक इंफॉर्मेशन देखी थी कि कोरोना वायरस है, ठीक है, वो भी एयर से फैलता है, हवा से फैलता है, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि भाई जो भी चीज हवा से फैल सकती है वो काफी घातक हो सकती है। पहले हमको इतना ही पता था कि वो मुंह से जो थूक निकलता है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट निकलती है उससे ही फैलता है, लेकिन ये उससे भी आगे है कि हवा से भी फैलता है, यानी उस एरिया से कोई भी गुजरा है, उसने मास्क नहीं पहना, उसने ब्रीथ किया है, खांसा है या छींक खाई है, तो इससे क्या होती है, उसी हवा में कोरोना वायरस जिंदा रह जाता है, ठीक है। और उनके उस हवा में से कोई और दूसरा गुजरे और उसने मास्क नहीं पहना तो उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस की थी डिटेल में, ठीक है। तो जब कभी भी निकलो आप मास्क पहन के निकलो ताकि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के चांस कम हो। दूसरी यहाँ पे चीज बताई जा रही है, सार्क संगठन है उसके बारे में, ठीक है। जैसे पहले इंफॉर्मेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सार्क कंट्री है, ठीक है, उसमें साउथ एशियन की कौन कौन सी कंट्री आती है वो आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वो पता होना चाहिए, इसके कार्य क्या है, ठीक है, ये कार्य कैसे करता है, किसके पास पावर है, कौन कौन से मेंबर इसमें अच्छे से कार्य कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो बाकी सारी इंफॉर्मेशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई है, तो मैं फिर से सब कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो मेन चीज है वही आपसे डिस्कस करना चाहता। यहाँ पे बताया गया है कि जो सार्क का कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे 55 लाख जितने कोविड-19 केसेस है, जो काफी सारा मोटा जो एशियन कंट्रीज है उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि भाई जितने भी कंट्री सार्क नेशन के अंदर आते हैं उन सभी को एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, संगठित करना चाहिए, जैसे कोरोना जैसे कभी भी महामारी आए तो उसके सामने लड़ सके। तो इसमें इंडिया ने 22 बिलियन जितना पैसा फूड सिक्योरिटी और लाइफ होल्डिंग के लिए स्पेंड किया है, ताकि लोगों का जीवन है, ठीक है, वो अच्छे से हो सके। और बाकी सारी भी इंफॉर्मेशन की बातें यहाँ पे की गई है कि भाई कैसे जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, उसके साथ जुड़ के इन सारे जो नेशन है वो अच्छे से जो भी नीडी व्यक्ति है, ठीक है, कोरोना वायरस में जिनको या तो किसी भी प्रकार की नीड की जरूरत है, खाना पीना, या वो इन्फेक्टेड है तो मेडिसिन, ठीक है, वो प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि उनका जीवन अच्छे से
हो सके। और सिर्फ कोविड-19 में नहीं, बाकी भी कोई भी ऐसा कार्य है, ठीक है? वहाँ पे भी फ़ोकस करना चाहिए। तो इसी बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। हालाँकि ये जब कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेशनली जितनी भी देख रहे थे, ठीक है? तभी हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। फिर से आया है तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा, आप पिक्चर में देख सकते हैं मोदी जी हैं जिनको कूदने के लिए मना किया गया था। ये पार्लियामेंट जैसी बिल्डिंग आप देख सकते हैं जहाँ पे मोदी साहब ने जंपिंग करके गिरे हुए हैं और ये बाहर निकाले हुए एमपी से। आप समझ सकते हैं, उसी के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है जो फ्रंट न्यूज़ पे आया है, वो है पंजाब और हरियाणा को लेके, ठीक है? वो देख लेते हैं। एनवायरनमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है, तो डिस्कस कर लेते हैं। कहा क्या जा रहा है? तो ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा में जब भी रबी पाक खत्म हो जाता है, ठीक है? तो जो फसल खड़ी रहती है उसको जला देते हैं और उसका धुआं जाता है दिल्ली में, ठीक है? तो दिल्ली का एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईपीसीए कहते हैं, आज फ्रंट न्यूज़ में आया है, ठीक है? अभी कंटिन्यू हमको 2 महीने तक इसकी ही इन्फॉर्मेशन देखनी है, ठीक है? इसके द्वारा जो भी एक्शन प्लान किए जाएँगे, उसी के बारे में हम मुझे आपसे डिस्कस करना होगा, ठीक है? क्या हुआ? कैसे इसको कंट्रोल किया जा रहा है? क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? क्योंकि हर साल ये रहता है, जो भी स्टबलिंग बर्निंग होती है, ठीक है? वो इसी टाइम पे होती है। तो इसके वजह से जो दिल्ली है, उसकी हवा में पॉल्यूशन बढ़ जाता है और इसको रोकने के लिए जो ईपीसीए है, वो एक्शन लेती है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हालाँकि जो भी बच्चे रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर से ये 2 महीने तक चलेगी हमारे डिटेल डिस्कशन के अंदर, जो-जो कोई भी अपडेट आएँगे वो। इसके अलावा काफ़ी सारे जो पॉइंट हैं, जैसे कि लेबर लॉ है, जो पास किया गया है। और लेबर लॉ के साथ-साथ एक आपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी सुना होगा, ठीक है? लेबर प्रोजेक्ट है, जो पास किया गया है। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हालाँकि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई है, ठीक है? जब न्यूज़ में आया था तभी से। और दूसरा बताया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, यानी ये इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए अच्छा साबित होगा, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है? हालाँकि इससे जितने भी वर्कर लोग हैं, जिनको वहाँ पे काम मिलेगा, उसके लिए सही है, बाकी सबको देखना पड़ेगा। और दूसरा डिस्कशन देखें तो वो है श्रीलंका में जो 20th अमेंडमेंट है, उसके बारे में। तो इसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं तो पता चल जाएगा क्या बात हो रही है। तो मैंने जब ये महेंद्र राजपक्षा की जो सरकार आई थी, ठीक है? तब ये आपसे 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और उसके बाद जब 20वां संवैधानिक संशोधन आया था, ठीक है? तब उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की थी। तो बारी-बारी से समझ लेते हैं कहना क्या चाहते हैं। ये मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है? आपके दिमाग में होना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। गलती से भी इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मत समझ लेना। पहले मैं आपको श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो चेंजेस है, ठीक है? वो बताऊँगा। उसके बाद कंपैरिजन देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो विश्व संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया है कि भाई जितनी भी पावर है वो सारी पावर दे दी गई है प्रेसिडेंट को, यानी 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो पावर थी, ठीक है, वो पावर थी पार्लियामेंट के पास। उस पावर को अभी 20th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद महेंद्र राजपक्सा जी ने, जो गोटाबाया राजपक्सा है जो कि वहां पे क्या है प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनको पावर दे दी गई है। जैसे किसी भी बड़े ओहदे पे किसी का चुनाव करना हो, ठीक है, वो उसके अलावा कि पार्लियामेंट है उसको उसका टर्म 5 साल कर दिया है और वो 5 साल से पहले आप डिसॉल्व नहीं कर सकते यदि 2/3 मेंबर उसको डिसॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट को क्या नहीं करते, फोर्स नहीं करते हैं, एडवाइस नहीं करते हैं, तो ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई जो पावर है प्रेसिडेंट की वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और वहां पे पार्लियामेंट है और रबर स्टैंप ऑफिस हो जाएगा। यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई है 19th अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार, जो प्रेसिडेंट है उसके पावर को लेकर। तभी और
कंपैरिजन देखिए, ठीक है, इंडियन के साथ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उनको एड और एडवाइस के अनुसार कार्य करना पड़ता है, जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, और स्पेशली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी एडवाइस के अनुसार ही हमारे प्रेसिडेंट को कार्य करना पड़ता है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में जो प्रेसिडेंट ऑफिस है उसको रबर स्टैंप ऑफिस बोलते हैं, लेकिन जो श्रीलंका में 20th अमेंडमेंट आया है उसके बाद वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो रबर स्टैंप ऑफिस, क्योंकि सारी पावर किसके पास चली जाएगी, सारी पावर चली जाएगी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे के पास, ठीक है, तो उनके पास सारी पावर चली जाएगी। तो जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट है वो रबर स्टैंप ऑफिस हो जाएगा। तो इसके अलावा भी जो भी कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपसे डिस्कस की है, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो स्पेशली आप अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिए, अपना नाम, एरिया का नाम और प्रेजेंट सर करके कमेंट कीजिए, तो पता चलेगा कितने बच्चे हैं जो रेगुलर बेस पे करंट अफेयर के लेक्चर रेगुलर देखते हैं, ठीक है। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।